समीक्षा और वंशदीप की शादी पूरे रीति रिवाज और परिवार की रजामंदी से हुई थी। शादी के दिन हर किसी को लगा था कि ये जोड़ी हमेशा साथ निभाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समीक्षा एक बहुत खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे बंधनों में रहना पसंद नहीं था। उसे घर के नियम, रिश्तों की जिम्मेदारियां और परिवार की परंपराएं बोझ लगती थी। दूसरी तरफ वंशदीप एक शांत, जिम्मेदार, परिवार को साथ लेकर चलने वाला इंसान था। शादी के शुरुआती कुछ महीनों ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। समीक्षा को ससुराल किसी कैद खाने जैसा लगता था। उसे लगता था कि शादी के बाद उसकी आजादी खत्म हो गई है। आए दिन छोटी छोटी बातों पर उसका वंशदीप से झगड़ा होने लगा। कभी खाने को लेकर, कभी रिश्तेदारों को लेकर, तो कभी घर के नियमों को लेकर। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि एक छोटे से मासूम बच्चे की मां बनने के बाद भी समीक्षा का दिल अपने घर और अपने बेटे में नहीं लगा। जब उसका बेटा युवराज सिर्फ 1 महीने का था, तब भी वो कई कई दिनों तक घर छोड़कर चली जाती थी। दादी अपने कांपते हाथों से उस नन्हे बच्चे को संभालती। हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसका घर टूटने से बच जाए, लेकिन समीक्षा वापस लौटकर कभी घर की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वंशदीप टूट चुके थे। उन्होंने सीधे समीक्षा से पूछ लिया, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? समीक्षा जैसे पहले से इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। उसने बिना एक पल गवाए कहा, मैं ये शादी खत्म करना चाहती हूँ। मुझे बंधनों में नहीं रहना। मुझे पूरी आजादी चाहिए। ना किसी की रोक टोक, ना जिम्मेदारियां, ना ये परिवार। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये सुनते ही वंशदीप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन समीक्षा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब तलाक के कागज तैयार हुए, तब सबसे ज्यादा दर्द देने वाला पल वो था जब समीक्षा अपने 3 साल के बेटे युगराज को बिना देखे, बिना उसे गले लगाए, घर के बाहर खड़ी होकर ही कागजों पर हस्ताक्षर करके चली गई। जाते जाते उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन वंशदीप और दादी पूरी तरह टूट गए थे। घर का हर कोना जैसे रो रहा था। एक तरफ टूटा हुआ रिश्ता था, दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा जो अपनी माँ के प्यार से हमेशा के लिए दूर हो गया था। दादी ने अपने आंसू छुपाकर युवराज को सीने से लगाया और उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो ही उसकी मां बनेगी। और दादी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। वंशदीप अपने बिजनेस में खुद को झोंक दिया और दादी ने युवराज को अपने संस्कारों से बड़ा किया। लेकिन इस टूटे हुए घर का असर उस छोटे बच्चे के दिल पर गहरा पड़ चुका था। बचपन से उसने अपने पिता की आंखों में दर्द देखा था। उसने अपनी दादी को रात रात भर रोते देखा था। हर बार उसके कानों में एक ही बात डाली गई थी, औरतें सिर्फ दर्द देती हैं, भरोसा तोड़ती हैं, परिवार बर्बाद कर देती हैं। यही वजह थी। जैसे जैसे युवराज बड़ा हुआ, उसके दिल में औरतों के लिए नफरत भरती चली गई। वह किसी लड़की की तरफ देखना तक पसंद नहीं करता था। कॉलेज हो या बिजनेस मीटिंग, वह हर लड़की से दूरी बनाकर रखता था। उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 रिश्तों की अहमियत थी, उसके पिता वंशदीप और उसकी दादी। लेकिन किस्मत को शायद उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाना था जो उसके सालों पुरानी नफरत, दर्द, सोच, सब कुछ बदल देने वाला था। और उस तूफान का नाम था धारा। यार युगदीप, देख सामने कितनी खूबसूरत लड़की है, उसके दोस्त ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा था। सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की छोटे और चमकीले कपड़े पहने खड़ी थी। वह इस समय दिल्ली शहर के सबसे बड़े क्लब में मौजूद था। यहाँ वह सिर्फ अपने दोस्तों के बहुत कहने पर आया था। तभी वह लोग बातें कर रहे थे कि वह लड़की इनके पास आ गई थी। हाय हैंडसम, कैसे हो? वह लड़की आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी। युगदीप गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से झटक गया था। ओह डार्लिंग, क्या हो गया? आओ चलो डांस करते हैं। वह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली थी। सुनाई नहीं देता क्या? मुझसे दूर रहो। युगदीप ने अपना हाथ झटक कर उसे छुड़ाया था, जिसकी वजह से वह लड़की नीचे गिर गई थी। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वह लड़की गुस्से से खड़े होते हुए बोली थी। जाओ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। युगदीप ये कहकर दोबारा मुड़ा और अपना जूस का गिलास उठाकर पीने लगा, जबकि वो लड़की वहां से चली गई थी। अरे यार, ये क्या किया? वो बेचारी इतने प्यार से आ रही थी, तुमने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। उसका दोस्त उसे देखते हुए बोला था। तुम जानते हो, मुझे लड़कियों से नफरत है, और ऐसी लड़कियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो खुद को सबके सामने इस तरह दिखाएं।
युगदीप के स्वर में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। यार ऐसी भी नहीं है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सिर झटक गया था। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई जरूरी बात करनी है तो करो, वरना मैं जा रहा हूँ। युगदीप ने जूस का गिलास मेज पर रखते हुए कहा था। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है। अगले ही पल उसके दोस्त ने बात बदल दी थी और फिर सब लोग दोबारा बातों में लग गए थे। धारा बेटा, तुम्हारे बाप बुला रहे हैं। बाहर से उसकी मम्मी की आवाज आई थी। मम्मी आ रही हूँ। एक मिनट। धारा जल्दी से उठकर अपना गुलाबी दुपट्टा ठीक करते हुए बाहर आई थी। जी पापा, आपने बुलाया? धारा अपने पापा के पास आकर बोली थी। इधर आओ मेरा बच्चा। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया था। बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। तुम्हारी आंटी अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही हैं। उनकी बात सुनकर धारा एकदम चुप हो गई थी। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। कुछ देर के बाद धारा ने हिचकिचाते हुए कहा था। क्यों बेटा, क्या हुआ? उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा था। बस ऐसे ही, अभी मैं आपके सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अभी शादी नहीं करूंगी। आप उनसे मना कर दीजिए। धारा ने उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा था। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो जाए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी। मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका बोझ थोड़ा कम करूँ। धारा उनका हाथ पकड़े हुए बोली थी। मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर भगवान की कृपा से हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। भगवान तुम्हें कामयाब करे। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले थे। वह उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई थी। युगदीप जैसे ही घर पहुंचा तो पूरे घर में शांति फैली हुई थी। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह जाकर कपड़े बदल कर आया और खाने की मेज पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके डैड और दादी भी वहां आ गए। नौकर ने मेज पर खाना लगा दिया था। और बताओ, तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? दादी ने खाना खाते हुए पूछा था। जी दादी, सब ठीक चल रहा है। कंपनी में सब अच्छा है। युगदीप ने भी खाना खाते हुए जवाब दिया था। कुछ देर तक मेज पर खामोशी छाई रही। उस दौरान उसके डैड और दादी एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। युगदीप ने हैरानी से दोनों को देखा। क्या हुआ? आप दोनों को कोई बात करनी है? युगदीप ने भौवें चढ़ाकर पूछा था। उसकी बात पर दोनों थोड़ा असहज हो गए थे। असल में बेटा, दादी ने हल्का सा गला साफ करते हुए कहना शुरू किया था। हम चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। उनकी बात सुनते ही युगदीप के माथे पर शिकन आ गई थी। आप जानते हैं कि मुझे शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और अभी मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। इस बारे में बात ही नहीं करे तो अच्छा रहेगा। युगदीप ने चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा था। लेकिन बेटा, तुम उस पुराने दर्द को भूल क्यों नहीं जाते? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इस बार उसके डैड बोले थे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वो फिर से खाना खाने लगा था। क्या मतलब? चिंता ना करें? हम भी तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। इस घर में बच्चों की हंसी गूंजे। हम भी अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएं। इस बार दादी थोड़ी नाराज हो गई थी। डैड ने भी शादी की थी ना, उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। आप चाहते हैं कि मैं भी वही दर्द सहूं? युगदीप उनकी आंखों में देखते हुए बोला था। बेटा, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को छोड़कर चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और युगदीप, तेरी दादी भी तो एक औरत है। क्या हम सब एक जैसे होते हैं? दादी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा था। इस दुख को पकड़कर तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो। इंसान को जीवन में एक साथी की जरूरत होती है, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन युगदीप अभी भी मानने को तैयार नहीं था। दादी, मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही खुश हूँ। युगदीप ने साफ शब्दों में कहा था। तुम्हारे पास सिर्फ एक महीना है। इस एक महीने के अंदर अगर तुमने खुद अपनी पसंद से शादी नहीं की, तो फिर हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद के लड़की से करवा देंगे। दादी ने सख्त आवाज में कहा था। और उनकी बात सुनकर युगदीप का चेहरा गुस्से से भर गया था। एक महीने के अंदर तुम कोई लड़की पसंद कर लो, वरना फिर हम अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करवा देंगे। दादी सख्त आवाज में ये कहते हुए वहां से चली गई थी। तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही है युगदीप। तुम शादी कर लो। कम से कम मुझे ये सुकून तो होगा कि कोई है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा। इस बार उसके डैड ने भी उसे समझाने की कोशिश की थी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे शादी ही नहीं करनी, युगदीप ने चिढ़ते हुए कहा था। तुम्हारी दादी ने तुम्हें एक महीने का समय दिया है। अब तुम खुद सोच लो, क्योंकि इसके बाद वह तुम्हारी शादी करवा कर ही मानेंगी।
उसके डैड ये कहते हुए वहां से चले गए थे, जबकि युगदीप वहीं अकेला बैठा रह गया था। उधर धारा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसका इंटरव्यू था और वे चाहती थी कि उसे नौकरी मिल जाए। धारा जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई तो उसकी मम्मी ने उसके लिए नाश्ता लगा दिया। वह जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी ताकि पहले ही दिन इंटरव्यू के लिए देर ना हो जाए। तभी उसके पापा भी वहां आ गए थे। बेटा, कहाँ जा रही हो? उसके पापा ने उससे पूछा था। पापा, आज मेरा इंटरव्यू है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। उसने नाश्ता करते हुए जवाब दिया था। लेकिन बेटा, तुम्हारी नौकरी करने की क्या जरूरत है? जब तक मैं हूं तुम्हें इस तरह बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके पापा ने उसे समझाते हुए कहा था। लेकिन पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, अपना खर्च खुद उठाऊं। दारा ने फिर से कहा था। लेकिन बेटा, उसके पापा कुछ कहना चाहते थे, पर उसने उनकी बात बीच में ही रोक दी थी। पापा, आप ही तो कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, तो फिर मुझे काम करने दीजिए। मैं आपके साथ मिलकर घर संभालना चाहती हूँ। दारा ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा था। धारा इंटरव्यू देने गई थी, मगर वहां किसी और को नौकरी मिल गई थी। उसके बाद धारा टूटा हुआ मन लेकर घर वापस आ गई थी। उसकी मम्मी और पापा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। अगर भगवान ने चाहा तो उसे बहुत जल्द दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद वो बहुत उदास रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। युगदीप की काली चमचमाती हुई मर्सिडीज जैसे ही कंपनी के बड़े गेट के अंदर पहुंची, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत नमस्ते किया। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, उसकी मजबूत प्रभावशाली शख्सियत साफ दिखाई दे रही थी। उसने गहरे भूरे रंग का महंगा सूट पहन रखा था, हाथ में कीमती घड़ी थी, चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती थी। वह कंपनी के मुख्य हॉल से दाखिल हुआ तो उसके कदमों की आवाज सुनते ही पूरे हॉल में शांति छा गई थी। वहां मौजूद सभी कर्मचारी अपनी अपनी सीटों से सम्मान में खड़े हो गए थे। युगदीप की कंपनी की एक खास बात यह थी कि वहां किसी भी महिला कर्मचारी को काम पर नहीं रखा गया था, क्योंकि युगदीप को महिलाओं से बहुत चिढ़ थी और वह काम के समय किसी भी तरह का ध्यान भटकाना पसंद नहीं करता था। गुड मॉर्निंग सर। वहां मौजूद कर्मचारियों ने बारी बारी उसे नमस्ते किया, जिसका जवाब युगदीप ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर दिया और सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। अपने शांत और आधुनिक केबिन में पहुंचते ही उसने अपनी फाइल मेज पर रखी और इंटरकॉम का बटन दबाया। मनीराज जी, मेरी कॉफी केबिन में भेज दीजिए, उसने सख्त आवाज में कहा और कुर्सी पर पीछे टिककर अपनी आंखें बंद कर ली। दादी की दी हुई 1 महीने की चेतावनी अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक साधारण से व्यक्ति अंदर आए, जिनके चेहरे पर भलमनसाहट और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उनके हाथ में कॉफी का मग था। वह धारा के पापा थे, जो युगदीप के निजी मैनेजर के रूप में काम करते थे। सर, आपकी कॉफी। उन्होंने कॉफी मेज पर रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। युगदीप ने महसूस किया मनीराज जी का हाथ पूरी तरह कांप रहा है। अभी वो कुछ पूछता उनसे पहले ही मनीराज जी ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ सीने पर रख लिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। आह! एक हल्की सी आवाज उनके होठों से निकली और अगले ही पल वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। मनीराज जी। युगदीप, जो हमेशा भावनाओं से दूर दिखाई देता था, अपने सामने एक इंसान को इस हालत में देखकर घबरा गया था। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और तेजी से उनके पास पहुंचा। मनीराज जी, होश में आइए, क्या हुआ आपको? उसने उनका कंधा पकड़कर झकझोरा, लेकिन वो बेहोश हो चुके थे और उनकी सांसें तेज चल रही थी। युगदीप ने एक पल भी बर्बाद किए बिना बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ को आवाज लगाई। जल्दी आओ, गाड़ी निकालो, हमें तुरंत अस्पताल जाना है। उसने खुद मनीराज जी को सहारा देकर उठाया। वह इंसान जो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखता था, आज अपने बूढ़े कर्मचारी की जान बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ भाग रहा था। कंपनी के सभी कर्मचारी हैरानी और चिंता से अपने बॉस को इस हालत में देख रहे थे। युगदीप के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मनीराज जी को कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी पूरी रफ्तार से मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी, जबकि युगदीप बार बार मनीराज जी की नब्ज चेक कर रहा था और ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था। युगदीप अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके माथे पर पसीना था, दिल की धड़कनें सामान्य से बहुत तेज थी। उसने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया था
तुरंत मनीराज जी के घर खबर पहुंचाई जाए और उन्हें अस्पताल बुला लिया जाए। दूसरी तरफ धारा और उसकी मम्मी घर में परेशान बैठी थी। तभी फोन की घंटी बजी। जैसे ही उन्हें मनीराज जी की तबीयत खराब होने और अस्पताल का पता चला, धारा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह घबराकर अपने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए अस्पताल की तरफ भागी। धारा और उसकी मम्मी जैसे ही अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची, उनकी आंखें अपने सहारे को ढूंढ रही थी। धारा के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थी। वह अपने हल्के पीले दुपट्टे से चेहरा ढककर सिर झुकाए तेजी से वार्ड की तरफ बढ़ रही थी। ठीक उसी समय युगदीप का फोन बज उठा। उसके किसी बिजनेस पार्टनर की कॉल थी, जो एक बड़ी डील के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मीटिंग रद्द नहीं होनी चाहिए। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ, युगदीप ने फोन पर कहा तो तेजी से बाहर की तरफ मुड़ गया। धारा और युगदीप एक दूसरे के बिल्कुल करीब से गुजरे। धारा के रोने की आवाज युगदीप के कानों से टकराई। युगदीप एक पल के लिए रुका। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत टूटा हुआ इंसान उसके पास से गुजर रहा है, लेकिन मीटिंग की जल्दी और अपने सख्त स्वभाव की वजह से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लंबे कदमों से बाहर निकल गया। धारा ने भी सिर नहीं उठाया। उसे तो बस अपने पापा की चिंता खाई जा रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद जब धारा और उसकी मम्मी आईसीयू के बाहर बैठकर भगवान का नाम ले रही थी, तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। उनके चेहरे पर राहत देखकर धारा की जान में जान आई। डॉक्टर साहब, मेरे पापा कैसे हैं? धारा ने तड़पते हुए पूछा। घबराने की बात नहीं है, भगवान का शुक्र है इन्हें समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, वरना ये हार्ट अटैक बहुत गंभीर था। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो धारा के दिल को थोड़ा सुकून मिला। फिर डॉक्टर थोड़ा गंभीर होकर बोले, अब ये काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक दबाव इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। धारा के दिल पर जैसे भारी पत्थर रख दिया गया हो। एक तरफ पापा की जान बचने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ घर की हालत की चिंता। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अगले दिन युगदीप ने अपनी सारी व्यवस्था के बावजूद अस्पताल फोन करके पूरे खर्च की व्यवस्था कर दी थी। डॉक्टर ने मनीराज जी को अस्पताल से घर ले जाने की अनुमति दे दी। युगदीप की भेजी हुई गाड़ी मनीराज जी, धारा और उसकी मम्मी को लेकर उनके छोटे लेकिन साफ सुथरे घर पहुंची। मनीराज जी को कमरे में लिटा दिया गया तो उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वे जानते थे कि अब वो कमाकर घर चलाने के लायक नहीं रहे। धारा उनके पास बैठकर उनके हाथ दबा रही थी। पापा, चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। उसने मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ाया। हालांकि उसके अपने मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा और मनीराज जी को अस्पताल से आए अब कई दिन हो गए थे। घर में रखी बचत खत्म होने लगी थी। दवाइयां, राशन, बिजली के बिलों ने धारा की रातों की नींद छीन ली थी। उसकी मम्मी चुपचाप आंसू बहाती रहती और मनीराज जी अपनी मजबूरी पर दुखी होते रहते। एक शाम जब रसोई में सिर्फ एक वक्त का आटा बचा था, तब धारा ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वह अपने पापा के कमरे में आई, जहां वो बिस्तर से टिके हुए खाली नजरों से सामने ही देख रहे थे। पापा, कल मैं नौकरी पर जा रही हूँ, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। मनीराज जी ने तड़पकर उसे देखा। नहीं धारा, मैंने कहा था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम घर से बाहर काम करने नहीं जाओगी। क्यों पापा? अगर आपका बेटा नहीं है तो मैं ही आपका बेटा हूं ना। मैं करूंगी आपकी जगह काम। अब इस घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, आपको एक दिन भी परेशान नहीं होने दूंगी। धारा ने उनके कांपते हाथ अपने हाथों से लेकर मजबूती से कहा। बेटा, वह युगदीप सर की कंपनी है, वहां महिलाओं का काम करना मना है। वह बहुत सख्त स्वभाव के इंसान है। मनीराज जी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन धारा के इरादे पहाड़ की तरह मजबूत थे। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैंने सब सोच लिया है। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका ये बेटा कभी आपका सिर झुकने नहीं देगा। धारा की आंखों में चमकता हुआ आत्मविश्वास देखकर मनीराज जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें मजबूरी में सिर हिलाना पड़ा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो धारा के कमरे का आईना एक अजीब बदलाव का गवाह बना। उसने अलमारी के नीचे वाले हिस्से से वो कपड़े निकाले जो उसने खास उसी दिन के लिए तैयार किए थे। उसने ढीली भूरी शर्ट और काली पैंट पहनी, अपने लंबे घने बालों को बड़ी सावधानी से समेटकर ऊपर बांध लिया और उसके ऊपर एक काली कैप पहन ली, जिससे उसके बाल पूरी तरह छिप गए। अब वो दूर से किसी नौजवान लड़के जैसे ही दिख रही थी। उसने आईने में खुद को देखा।
वह मासूम सी धारा अब एक लड़के की तरह नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को थोड़ा भारी बनाने की कोशिश की। आज से मेरा नाम धारा नहीं, शुभराज है, उसने खुद से कहा। जब वो कमरे से बाहर आई तो उसकी मम्मी उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर जैसे ही उन्होंने उसे पहचाना, उसका दिल घबरा गया। धारा युगदीप की कंपनी की तरफ निकल गई। वह जानती थी कि वह खतरे भरी राह पर कदम रख रही है, लेकिन फिर भी उसके इरादे मजबूत थे। धारा, जो अब दुनिया की नजरों में शुभराज बन चुकी थी, युगदीप की कंपनी के विशाल गेट के सामने खड़ी थी, जहां महिलाओं का आना लगभग नामुमकिन था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अपने पापा का पीला पड़ा चेहरा और घर की हालत याद आते ही उसने गहरी सांस ली। अपनी कैब थोड़ी सी नीचे और मजबूत कदमों से अंदर चली गई। कंपनी के पुरुषों से भरे माहौल में हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। वह सीधे युगदीप के केबिन की तरफ बढ़ी। सेक्रेटरी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, वो मनीराज जी का बेटा है और सर से मिलना चाहता है। युगदीप हमेशा की तरह अपने काम में डूबा हुआ था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, आ जाओ, उसकी भारी और सख्त आवाज गूंजी। दारा अंदर गई तो सामने कुर्सी पर बैठे उस प्रभावशाली इंसान को देखकर एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। युगदीप ने सिर उठाकर सामने खड़े लड़के को देखा। कौन हो तुम? मनीराज जी कहाँ है? युगदीप ने ठंडे स्वर में पूछा। सर, मैं मनीराज जी का बेटा हूँ, शुभराज। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें पूरा आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं उनकी जगह यहाँ काम करने आया हूँ। धारा ने गला साफ करते हुए अपनी आवाज को भारी बनाकर कहा। युगदीप ने अपनी पेन मेज पर रखी और कुर्सी से टिककर शुभराज को सिर से पैर तक देखने लगा। उसकी गहरी नजरें धारा के मासूम चेहरे और गोरे रंग और नाजुक शरीर पर टिक गई। युगदीप के होठों पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान आई। वह अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आया और बोला, मनीराज एक मेहनती इंसान है, लेकिन तुम तो बहुत नाजुक लगते हो। ये कंपनी है शुभराज, यहाँ भारी फाइलें उठानी पड़ती है, देर तक काम करना पड़ता है और मेरा गुस्सा भी सहना पड़ता है। मुझे नहीं लगता तुम ये नौकरी कर पाओगे। नाजुक शब्द सुनते ही धारा के अंदर जैसे आग सी लग गई। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सीधी नजरें युगदीप की आंखों में डाल दी। सर, चेहरा देखकर किसी की काबिलियत का अंदाजा मत लगाइए। उसकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि युगदीप भी एक पल के लिए चौंक गया। मैं नाजुक नहीं हूँ, मैं अपने पापा का सहारा हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं किसी भी आदमी से बेहतर काम कर सकता हूँ। मुझे काम की जरूरत है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। युगदीप उसके आत्मविश्वास और आंखों में भरे जज्बे को देखकर हैरान रह गया। उसे शुभराज के चेहरे पर दिखने वाला गुस्सा बुरा नहीं लगा, बल्कि उसकी हिम्मत ने उसे प्रभावित कर दिया। कुछ पल खामोशी रही। युगदीप ने उसके दृढ़ चेहरे को देखा और फिर वापस अपनी कुर्सी की तरफ चला गया। ठीक है शुभराज, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आज से तुम मेरे पीए हो, लेकिन याद रखना, मेरी कंपनी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर तुम एक दिन भी पीछे हटे तो दोबारा यहाँ नजर मत आना। धारा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। धन्यवाद सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वह केबिन से बाहर निकल आई। उसका पहला इम्तिहान खत्म हो चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुश्किल अभी बाकी है, जहां उसे हर पल इस सख्त स्वभाव वाले युगदीप के सामने अपना सच छिपाकर रखना होगा। युगदीप के केबिन से निकलते ही धारा ने लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो। अभी वह अपनी इस छोटी सी जीत पर राहत महसूस कर रही थी कि सामने से मैनेजर देवराज आते दिखाई दिए। वह गंभीर और सख्त स्वभाव के इंसान थे, जो कई सालों से युगदीप के साथ काम कर रहे थे। तो तुम हो शुभराज? देवराज ने चश्मे के ऊपर से उसे घूरते हुए पूछा। मनीराज जी ने तुम्हारे बारे में बताया तो था, लेकिन तुम तो काफी छोटे लगते हो। खैर, यहाँ समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं है, मेरे साथ आओ। देवराज उसे कंपनी के अलग अलग हिस्सों में घुमाने लगे। वह उसे कंपनी के नियम और युगदीप के स्वभाव के बारे में समझाने लगे। देखो सुभराज, युगदीप सर को काम में जरा से भी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। युगदीप सर को अनुशासन बहुत पसंद है। देवराज ने एक बड़ी सी फाइल उसके हाथ में देते हुए कहना शुरू किया। सुबह ठीक 9 बजे उनकी टेबल पर ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। उनकी सारी मीटिंग्स का समय तुम तय करोगे। जो फाइल वो मांगेंगे वह तुरंत उनके सामने होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उनके केबिन में बिना इजाजत कोई नहीं आना चाहिए।
धारा ने बहुत ध्यान से एक एक बात अपने दिमाग में बैठा ली। देवराज उसे कंप्यूटर सिस्टम, फाइलों की व्यवस्था और ऑफिस के बाकी काम समझाते रहे। सब समझ गए? देवराज ने पूछा। जी सर, सब समझ गया, धारा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। देवराज के जाने के बाद धारा ने अपना काम शुरू किया। उसे पता था अगर उसे यहाँ टिकना है तो उसे बाकी पुरुषों से दुगनी मेहनत करनी होगी। उसने सबसे पहले मनीराज जी की अधूरी छोड़ी हुई फाइलों को व्यवस्थित किया। उसके नाजुक हाथ तेजी से कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चल रहे थे। दोपहर तक उसने न सिर्फ पुराना सारा रिकॉर्ड ठीक कर लिया था, बल्कि युगदीप की अगली मीटिंग के लिए जरूरी जानकारी भी तैयार कर ली थी। काम के दौरान कई बार उसे प्यास लगी, थकान महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी उसे लगता कि वह थक रही है, तो उसे अपने पापा का चेहरा याद आ जाता, जो घर में लेटे उसकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। युगदीप अपने केबिन के शीशे से बाहर देख रहा था। यह नया लड़का किस तरह काम कर रहा है, उसे हैरानी हुई। सुबराज ने एक बार भी कुर्सी छोड़कर इधर-उधर समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि लगातार काम में लगा रहा। शाम के 5 बजे जब युगदीप अपने केबिन से बाहर निकला, तो उसने देखा कि सुबराज अभी भी एक फाइल पर झुका हुआ लिख रहा था। सुबराज, आज का काम खत्म करो और घर जाओ। युगदीप की आवाज सुनकर धारा जल्दी से खड़ी हो गई। सर, बस ये आखिरी फाइल पूरी कर रहा हूँ, उसने अपनी केप ठीक करते हुए कहा। युगदीप ने उसके थके हुए लेकिन दृढ़ चेहरे को गौर से देखा। कल समय पर आना, इतना कहकर वह बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं इस छोटे कद के लड़के की मेहनत के लिए थोड़ी जगह बन गई थी। धारा ने फाइल बंद की और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी चीजें समेट ली। आज उसने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि अपने पापा का सहारा बनने वाला बेटा भी है। अगले दिन धारा समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गई थी। उसने युगदीप के आने से पहले ही सारी फाइलें व्यवस्थित कर दी और उसकी पसंद की ब्लैक कॉफी मेज पर रख दी। युगदीप जब केबिन में आया, तो हर चीज अपनी जगह पर देखकर उसके स्वभाव में थोड़ी नरमी आई, लेकिन उसकी सख्ती अभी भी बरकरार थी। दोपहर के समय लगातार लैपटॉप पर काम करने की वजह से युगदीप काफी थक चुका था। उसकी गर्दन में खिंचाव महसूस हो रहा था। उसने इंटरकॉम पर सुबराज यानी धारा को अंदर बुलाया। जी सर, धारा अंदर आकर सिर झुकाकर बोली। युगदीप ने कुर्सी से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और भारी आवाज में कहा, सुबराज, आज सिर में बहुत दर्द है और कंधे भी बुरी तरह से अकड़ गए हैं। इधर आओ और मेरे कंधे दबाओ। युगदीप की बात सुनकर धारा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह एकदम चौंक गई। किसी अनजान पुरुष को छूना उसके लिए असंभव जैसा था। उसके माथे पर पसीना आ गया और वह वहीं खड़ी हिचकिचाने लगी। मैं सर, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। युगदीप ने आंखें खोलकर उसे घूरा। क्या हुआ, सुनाई नहीं देता? धारा कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई हो। उसने डरते डरते अपने कांपते हुए हाथ युगदीप के चौड़े कंधों पर रखे। उसका पूरा शरीर शर्म और घबराहट से कांप रहा था। वह बहुत हल्के हाथों से उसके कंधे दबाने लगी। उसकी कोशिश थी कि कम से कम स्पर्श हो। युगदीप ने उसकी घबराहट और जरूरत से ज्यादा सावधानी महसूस कर ली। वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंज गई। अरे वाह सुबराज, तुम ऐसे शर्म कर रहे हो जैसे कोई लड़की हो। थोड़ा मर्दों की तरह बर्ताव करो। ये क्या कांप रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें फांसी की सजा सुना दी गई हो। युगदीप ने मजाक उड़ाते हुए कहा। धारा ने शर्म से अपने होंठ भींच लिए। उसके गाल लाल हो गए थे, जिन्हें वो कैप की छाया में छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और दोबारा उसके कंधे दबाने लगी। कुछ मिनट बीतने के बाद युगदीप को आराम महसूस होने लगा। उसे सुबराज के हाथों में अजीब सी गर्माहट और नरमी महसूस हुई। बस ठीक है, अब तुम जा सकते हो, युगदीप ने आंखें बंद किए हुए कहा। धारा जैसे किसी कैद से आजाद हुई हो। वह तुरंत पीछे हटी और तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद युगदीप ने अपनी कुर्सी सीधी की और अपने कंधे पर हाथ रखा, जहां कुछ देर पहले सुबराज के हाथ थे। उसके माथे पर सोच की लकीरें उभर आई। इस लड़के के हाथ इतने नाजुक क्यों हैं? उसने खुद से सवाल किया। बिल्कुल किसी लड़की जैसे नरम, और उसके छूने में वो पुरुषों वाली शक्ति क्यों नहीं थी? युगदीप का शक धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसे महसूस हो रहा था सुबराज उससे कुछ छिपा रहा है। दिन बीतते गए और युगदीप की नजरें अनजाने में धारा का पीछा करने लगी। उसे सुबराज के हर व्यवहार में एक अजीब सा फर्क महसूस होता। वो मेहनती था, लेकिन शांत रहता था।
वह बहादुर था, लेकिन युगदीप के करीब आते ही घबरा जाता था। एक दोपहर युगदीप को शहर से दूर नई फैक्ट्री देखने जाना था। सुबराज, गाड़ी की चाबी उठाओ, तुम मेरे साथ चलोगे। युगदीप के आदेश पर धारा चुपचाप उसके पीछे चल दी। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कें पीछे छूट गई और गाड़ी सुनसान हाईवे पर दौड़ने लगी। युगदीप खामोशी से बाहर देख रहा था, जबकि धारा पूरी सावधानी से गाड़ी चला रही थी। अचानक तेज रफ्तार वाली काली जीप ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। धारा ने घबराकर ब्रेक लगाया। गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक गई। अगले ही पल जीप से 4 नकाब पहने आदमी बाहर निकले और उन्होंने युगदीप की गाड़ी को घेर लिया। युगदीप का चेहरा गुस्से से भर गया। जैसे ही वो बाहर निकला, एक आदमी ने उसे धक्का दिया और दूसरे ने बंदूक तान दी। जो कुछ है निकाल दो, वरना गोली मार देंगे, एक गुंडा चिल्लाया। धारा ने जब देखा कि युगदीप की जान खतरे में है, तो वह अपना डर भूल गई। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और एक हमलावर का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। लेकिन धक्का मुक्की में उस गुंडे ने धारा को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसके सिर पर लगी काली स्पोर्ट कैप दूर जाकर गिर गई। धक्का इतना तेज था कि उसके बाल बांधने वाला जाल भी खुल गया और उसके लंबे काले बाल हवा में बिखर गए। अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि शुभराज असल में एक लड़की थी। उसके बालों को बांधने वाली क्लिप भी टूट गई। अगले ही पल बाल, जिन्हें धारा ने बड़ी मुश्किल से छुपाकर रखा था, झरने की तरह उसके कंधों पर बिखर गए। उसके लंबे घने और रेशमी बाल हवा में लहराने लगे, उसके चेहरे को छूने लगे। उसका असली रूप, उसकी मासूमियत, उसकी कोमलता एक ही पल में सबके सामने आ गई। युगदीप, जो गुंडों से लड़ रहा था, एक पल के लिए बिल्कुल ठहर गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसके सामने अब शुभराज नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। धारा को जैसे ही एहसास हुआ क्या हो चुका है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने डरी हुई नजरों से युगदीप को देखा, जिसकी आंखें अब गहरी और रहस्यमयी हो चुकी थी। युगदीप ने अपनी हैरानी को बड़ी मुश्किल से छिपाया। उसे याद आया कि अभी खतरा टला नहीं है। उसने बिजली जैसी तेजी दिखाई और पास खड़े गुंडे के हाथ पर जोरदार वार करके उसकी बंदूक छीन ली। अब दूर हट जाओ। युगदीप की गरजती आवाज सुनकर गुंडे घबरा गए। हवा में चली गोली की आवाज सुनते ही वे अपनी जीप में बैठे और वहां से भाग निकले। धारा के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। उसने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी अपने बाल समेटे, उन्हें फिर से बांधा और दूर गिरी हुई काली कैप उठाकर सिर पर पहन ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसे पूरा यकीन था कि अब युगदीप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। युगदीप बिना कुछ कहे गाड़ी में आकर बैठ गया। उसके चेहरे से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। गाड़ी चलाओ सुबराज। सुबराज, उसने सुबराज नाम पर थोड़ा जोर दिया था, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से की जगह अजीब सी चुभन थी। ऑफिस लौटते समय पूरी गाड़ी में कब्र जैसी खामोशी छाई रही। धारा का पूरा शरीर कांप रहा था। ऑफिस पहुंचते ही वह तेजी से अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई, जबकि युगदीप सीधे अपने केबिन में चला गया। युगदीप ने केबिन का दरवाजा बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठकर सामने दीवार को घूरने लगा। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। हवा में उड़ते लंबे बाल, धारा का डरा हुआ चेहरा। तो ये राज छिपा रखा था मनीराज के घर ने। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। उसने अभी तक ये जाहिर नहीं किया था कि उसे सच पता चल चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वह उस लड़की की हिम्मत पर हैरान भी था और उसके इस राज को समझने में दिलचस्पी भी लेने लगा था। उसने तय कर लिया था, वह धारा को इतनी जल्दी नहीं बताएगा कि उसका सच सामने आ चुका है। वह देखना चाहता था वह कब तक शुभराज बनकर उसके सामने खड़ी रह सकती है। युगदीप अपने केबिन की बड़ी खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं टिकी ही नहीं रही थी। उसके मन में सिर्फ वही पल घूम रहा था जब हवा ने धारा की कैप उड़ाई थी और उसके रेशमी बाल उसके कंधों पर बिखर गए थे। धारा, उसने पहली बार उसके असली नाम को अपने होठों पर महसूस किया और उसके अंदर अजीब सी हलचल दौड़ गई। युगदीप ने कुर्सी पर बैठते ही अपने खास आदमी और निजी जासूस पवन को फोन लगाया। पवन, मुझे मनीराज जी के घर की पूरी जानकारी चाहिए। उनके परिवार के बारे में, उनकी हालत के बारे में और उस लड़की के बारे में भी, जिसने खुद को शुभराज बताया है। मुझे सारी जानकारी आज शाम तक चाहिए। उसकी आवाज हमेशा की तरह सख्त थी। युगदीप का मन बेचैन था। उस लड़की की हिम्मत ने उसे गहरे सोच में डाल दिया था। एक लड़की जिसने पुरुषों से भरे माहौल में कदम रखा था, जिसने अपने पिता के लिए अपनी पहचान तक बदल दी। युगदीप के दिल में बरसों से औरतों के लिए जो नफरत भरी हुई थी,
धारा की इस कुर्बानी ने उसकी जड़ें हिला दी थी। शाम होते होते पवन की भेजी हुई फाइल युगदीप के मेज पर रखी थी। धारा मनीराज एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट। साधारण परिवार। मनीराज जी की बीमारी के बाद घर की आर्थिक हालत बहुत खराब। मनीराज जी का कोई बेटा नहीं है। सुबराज नाम का कोई व्यक्ति असल में मौजूद ही नहीं है। युगदीप ने फाइल बंद की और गहरी सांस लेकर कुर्सी से सिर टिका लिया। तो तुमने ये सब अपने पापा के लिए किया, इतनी बड़ी कुर्बानी। उसे याद आया कि वह उसे बार बार नाजुक कहकर चिढ़ाता था और वह गुस्से से भर जाती थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके हाथ इतने मुलायम क्यों थे और उसकी आवाज में वह हल्की सी कोमलता क्यों छिपी रहती थी। अगले कुछ दिन युगदीप के लिए अजीब परीक्षा जैसे बन गए। वह जानबूझकर धारा को बार बार अपने सामने बुलाता। अब उसकी नजरें बदल चुकी थी। जब धारा कॉफी का मग मेज पर रखती तो युगदीप की नजरें अनजाने में उसकी पतली कलाइयों पर ठहर जाती। लड़कों वाली ढीली नीली शर्ट की आस्तीनें उसके हाथों पर बड़ी लगती थी। जब वो फाइल पढ़ने के लिए झुकती तो युगदीप उसकी मासूम शक्ल को देखने लगता, जो केप की छाया में आधी छिपी रहती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि अब युगदीप को उस पर गुस्सा कम आने लगा था। जो आदमी छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठता था, अब चुपचाप उसे काम करते हुए देखता रहता था। धारा की मौजूदगी में उसे एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था। जो इंसान हमेशा अकेलापन में जीता आया था, उसके दिल में पहली बार किसी के लिए नरमी पैदा होने लगी थी। युगदीप हमेशा अकेले रहने का आदी था, लेकिन अब उसे अपने केबिन में धारा का होना अच्छा लगने लगा था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। धारा जल्दी जल्दी फाइलें समेटकर घर जाने लगी तो युगदीप ने उसे रोक लिया। सुबराज, बाहर मौसम बहुत खराब है, तुम आज मेरी गाड़ी से जाओगे? नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। धन्यवाद, धारा ने नजरें झुकाकर कहा। उसे अब भी डर लगता था, कहीं युगदीप की तेज नजरें उसका सच ना पहचान ले। यह आदेश है सुबराज, सलाह नहीं। युगदीप की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें वही पुराना रौब भी था। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, मगर युगदीप का दिल जैसे बहुत कुछ कह रहा था। वो देख रहा था कि बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर धारा के चेहरे पर हल्की सी मासूम मुस्कान आ गई थी। वो कितनी सादी और सच्ची थी, उन लड़कियों से बिल्कुल अलग जो क्लबों में उसके आसपास घूमती रहती थी। समय के साथ युगदीप की नफरत पूरी तरह प्यार में बदल चुकी थी। अब उसके लिए वह सुबराज नहीं, बल्कि उसकी धारा बन चुकी थी। उसे हमदर्दी भी थी और उसकी बहादुरी पर गर्व भी। एक दिन जब धारा बहुत काम में व्यस्त थी, युगदीप उसे गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है सुबराज, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से किसी सहारे की तलाश में होते हैं। धारा ने हैरानी से सिर उठाकर युगदीप को देखा। आज उसकी आंखों में वो पुरानी कठोरता नहीं थी, बल्कि वहां एक अजीब सी तड़प और अपनापन दिखाई दे रहा था। सर, इंसान को सहारा दूसरों से नहीं, बल्कि भगवान और अपनी हिम्मत से मिलता है, धारा ने गंभीर आवाज में कहा। युगदीप हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बातें तुम्हारी उम्र से कहीं बड़ी है। उस रात युगदीप घर पहुंचा तो दादी ने फिर वही सवाल दोहराया। युगदीप, 1 महीना पूरा होने वाला है, तुमने कोई लड़की पसंद की या अब हम अपनी पसंद बताएं? युगदीप के होठों पर आत्मविश्वास की भारी मुस्कान आ गई। दादी, मैंने लड़की पसंद कर ली है। वो बहुत बहादुर है, वफादार है और अपने परिवार के लिए अपनी पहचान तक बदल सकती है। उसके डैड और दादी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। युगदीप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुका था। वह जानता था कि अभी धारा डरी हुई है, वह अभी भी अपनी पहचान के बोझ के नीचे दबी हुई है, लेकिन वह उसे इस डर से बाहर निकालना चाहता था। अब उसे अपनी कंपनी के पुरुषों वाले सख्त नियम भी बुरे लगने लगे थे। उसे महसूस होने लगा था, धारा की वजह से उसके सूने दिल और शांत घर में बाहर आने वाली है, जो सुकून उसे सालों से नहीं मिला था। अब वो उसे धारा की एक झलक में मिलने लगा था। तुम्हारा झूठ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन चुका है धारा, उसने अपनी डायरी में ये पंक्ति लिखी थी। कुछ दिन और गुजर गए और मनीराज जी की तबीयत तेजी से ठीक होने लगी। धारा के दिन रात सेवा और भगवान की कृपा से अब वो बिना सहारे के चलने फिरने लगे थे। एक सुबह जब वो धारा तैयार हो रही थी, तब मनीराज जी उसके कमरे में आए। बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने भी अनुमति दे दी है, अब मैं दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता हूँ। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब समय आ गया है सुबराज फिर से धारा बन जाए और अपने घर की शांत जिंदगी में लौट आए। धारा के दिल को जैसे सुकून मिल गया। उसने आखिरी बार वे लड़कों वाले कपड़े उतारे, अपनी काली केप एक तरफ रखी और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। उसे खुशी थी
कि उसने अपने पापा का मान रख लिया था, लेकिन उसके दिल के एक कोने में युगदीप का सख्त लेकिन बदलता हुआ चेहरा बार-बार याद आ रहा था। उसे लग रहा था उसने वहां सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा भी वहीं छोड़ दिया है। दूसरी तरफ युगदीप की हालत खराब थी। जब देवराज ने आकर बताया सुबराज ने नौकरी छोड़ दी है और मनीराज जी कल से वापस आ रहे हैं, तो युगदीप को लगा जैसे उसके केबिन की दीवारें उसे घुटन देने लगी है। वह सुकून जो धारा की मौजूदगी से जुड़ा हुआ था, एक पल में उससे दूर हो गया था। उसी शाम युगदीप ने घर पहुंचते ही दादी और डैड को बुला लिया। दादी, मैंने जिस लड़की की बात की थी वो मनीराज जी की बेटी है। मैं चाहता हूँ कि आप कल ही उनके घर चलें। पहले तो दोनों हैरान हुए, लेकिन जब उन्हें युगदीप की आंखों में सच्चाई दिखी तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक खास योजना बनाई ताकि मनीराज जी को खुशी का आश्चर्य भी मिले और उनकी बेटी की बहादुरी की तारीफ भी हो सके। अगले दिन मनीराज जी कंपनी से लौटे तो बहुत खुश थे। वे धारा और अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी बाहर दो महंगी काली गाड़ियां आकर रुकी। घर का दरवाजा बजा। मनीलाल जी ने बाहर जाकर देखा। उनके होश उड़ गए। सामने उनके मालिक युगदीप, उसके डैड और दादी खड़े थे। युगदीप सर, आप यहाँ? सब ठीक तो है? मनीराज जी घबराकर बोले और उन्हें आदर से अंदर ले आए। धारा जो रसोई में थी, युगदीप का नाम सुनते ही उसके हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धारा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कहीं युगदीप को सब सच पता तो नहीं चल गया। क्या वह उसे सजा देने आया है? उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सिर पर ठीक किया और दीवार के पीछे खड़ी होकर सुनने लगी। अंदर कमरे में मनीराज जी घबराहट में पसीने से भीग रहे थे। सर, अगर मुझसे काम में कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? तभी युगदीप की दादी ने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। मनीराज जी, हम यहाँ किसी शिकायत के लिए नहीं आए, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आए हैं। हम आपकी बेटी धारा का रिश्ता अपने पोते युगदीप के लिए मांगने आए हैं। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मनीराज जी और उनकी पत्नी को जैसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। धारा, जो छुप कर सब सुन रही थी, उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। पर 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 सर, आप मेरी बेटी को कैसे जानते हैं? वह तो कभी घर से बाहर नहीं निकली। मनीराज जी की आवाज लड़खड़ा गई। उन्हें डर था कहीं सुबराज वाला राज खुल ना जाए। युगदीप, जो अब तक चुप बैठा था, हल्की शरारती मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। मनीराज जी, आपको क्या लगा आपका बेटा सुबराज इतने दिन मेरी कंपनी में काम करता रहा, मुझे पता नहीं चला? मनीराज जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सर, वो हालात ऐसे थे। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी दादी ने हंसते हुए बात संभाल ली। अरे भाई मनीराज, परेशान मत हो। सच तो ये है कि हमने खुद अपनी आंखों से धारा को देखा था। जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई थी, उस दिन अस्पताल के पास हमने एक बहुत समझदार और बहादुर लड़की को अपने पापा का सहारा बनते देखा। उसी समय हमने तय कर लिया था कि इतनी अच्छी और संस्कारी लड़की ही हमारे घर की बहू बनेगी। युगदीप ने दादी की तरफ देखा। वह बहुत समझदारी से धारा की इज्जत भी बचा रही थी और उसकी तारीफ भी कर रही थी। युगदीप जानता था कि दादी ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि मनीराज जी को शर्मिंदगी महसूस न हो कि उनकी बेटी ने लड़के का रूप अपनाया था। युगदीप ने गंभीर होकर मनीराज जी की तरफ देखा। मनीराज जी, आपकी बेटी ने जो किया वह अपने परिवार के लिए किया। उसकी हिम्मत और साफ दिल ने मेरा दिल जीत लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। मैं चाहता हूँ कि वह शुभराज बनकर नहीं, बल्कि मेरी जीवन साथी बनकर मेरी जिंदगी में आए। मनीराज जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था और युगदीप की सोच पर हैरानी भी। उन्होंने रसोई की तरफ देखा, जहां धारा दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। धारा बेटा, इधर आओ, मनीराज जी ने आवाज दी। धारा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कमरे में आई। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी और शर्म से उसके गाल लाल हो रहे थे। युगदीप की नजरें उसी पर टिक गई। आज वह अपने असली रूप में दुपट्टे में लिपटी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। युगदीप की दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, हमें सब पता है और हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार की शान होती हैं। और युगदीप, तेरी दादी भी तो एक औरत है। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। दादी की बात सुनकर युगदीप मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। धारा ने एक पल के लिए नजरें उठाकर युगदीप की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना रौब था, लेकिन अब उसमें प्यार और अपनापन भी साफ दिखाई दे रहा था।
अब तुम्हें फाइलें संभालने की जरूरत नहीं है धारा, अब तुम्हें मेरा दिल संभालना होगा, युगदीप ने धीमी आवाज में कहा, जिसे सिर्फ धारा ही सुन सकी। धारा शर्माकर फिर से नजरें झुका गई, जबकि दोनों परिवारों की हंसी और खुशियों से वह छोटा सा घर महक उठा। जो युगदीप कभी कभी लड़कियों से नफरत करता था, आज वही एक मासूम सी लड़की के सामने अपना दिल हार चुका था, और ये हार उसे दुनिया की हर जीत से ज्यादा प्यारी लग रही थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। युगदीप के बड़े बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे शहर में इस बड़े बिजनेस परिवार की शादी के चर्चे हो रहे थे। युगदीप, जो कभी लड़कियों का नाम सुनकर चिढ़ जाता था, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए बेचैन बैठा था। उसने सुनहरे रंग की खूबसूरत शेरवानी पहन रखी थी और सिर पर पगड़ी बांधा हुआ था। वह किसी राजकुमार से कम भी नहीं लग रहा था। उसके दोस्त, जो कभी क्लब से उसे छेड़ा करते थे, आज भी उसे चिढ़ाने में लगे हुए थे। यार युगदीप, अभी भी वक्त है, भाग ले, वरना सारी जिंदगी जी मैडम कहना पड़ेगा, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। युगदीप आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराया। तुम्हें पता है ना कि मैं शुभराज का बॉस रह चुका हूँ, इसलिए जी मैडम का सवाल ही नहीं उठता। वह आज भी मेरी शख्सियत से डरती होगी। लेकिन युगदीप को क्या पता था, आज किस्मत पूरा खेल बदलने वाली है। दूसरी तरफ धारा लाल रंग के भारी शादी के जोड़े में सजी बैठी थी, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां और आंखों में वही पुरानी शरारती हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे और शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। जब मुंह दिखाई की रस्म के लिए युगदीप को महिलाओं वाले कमरे में लाया गया, तो उसकी नजर सीधे धारा पर जा ठहर गई। जब युगदीप को महिलाओं वाले कमरे में लाया गया, तो उसके कदम जैसे लड़खड़ा गए। जैसे ही उसने धारा के चेहरे से घूंघट उठाया, वह कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। सामने वही लड़की थी जिसने शुभराज बनकर उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक और सुंदरता को देखना भी युगदीप के लिए मुश्किल हो रहा था। वाह! युगदीप के होठों से अपने आप निकला। धारा ने शर्माने के बजाय हल्की सी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा, सर, क्या मैं फाइलें लेकर आऊं या पहले आपकी कॉफी बनाऊं? युगदीप कुछ पल हैरानी से उसे देखता रहा और फिर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो शुभराज अभी भी जिंदा है? शादी का असली मजा तब आया जब जूता छुपाई के रस्म शुरू हुई। धारा की बहनों ने युगदीप के जूते छुपा दिए थे। युगदीप जीजा, 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे, धारा की छोटी बहन ने शरारत से कहा। युगदीप ने अपने पुराने रोब वाले अंदाज में भौं उठाई। 5 लाख? इतनी बड़ी रकम? धारा, जरा अपने पुराने पीए को समझाओ कि वो बजट से बाहर जा रहा है। धारा मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सॉरी सर, ऑफिस का समय खत्म हो चुका है, अब यहाँ मेरी चलेगी और मैं अपनी बहनों के साथ हूँ। युगदीप हैरानी से उसे देखने लगा। अच्छा, तो अब बगावत भी शुरू हो गई? उसने हंसते हुए अपना बटुआ निकाला और पैसे दे दिए, लेकिन साथ ही मुस्कुराकर बोला, रकम तो दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना शुभराज, कल ऑफिस में इसका हिसाब लिया जाएगा। जब विदाई का समय आया तो पूरा माहौल भारी हो गया। मणिराज जी अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने युगदीप का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, युगदीप बेटा, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरा गर्व है। जब मैं टूट गया था तब उसने मेरा सहारा बनकर सब संभाला, इसे कभी दुख मत देना। युगदीप ने मणिराज जी के हाथ सम्मान से पकड़ लिए और गंभीर आवाज में कहा, मणिराज जी, मैंने इसे पहले एक बेटे की तरह अपनी कंपनी में जगह दी थी, अब इसे अपने घर की रानी बनाकर ले जा रहा हूँ। आपका ये गर्व अब मेरी इज्जत है। अब दोनों अपने फूलों से सजे कमरे में अकेले थे, तो वहां हल्की सी खामोशी थी। धारा घबराई हुई बिस्तर के कोने पर बैठी थी। युगदीप उसके पास आया और उसके सामने फर्श पर बैठ गया। धारा, उसने बहुत प्यार से पुकारा। धारा ने नजरें उठाई तो युगदीप ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे याद है, जब मैंने तुमसे अपने कंधे दबाने को कहा था, तुम कितनी डर गई थी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। धारा के होठों पर मुस्कान आ गई। नहीं युगदीप, अगर आप इतने सख्त नहीं होते तो शायद मैं कभी इतनी मजबूत नहीं बन पाती। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर कल मैं आपको ब्लैक कॉफी की जगह इलायची वाली चाय दे दूं तो क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? युगदीप जोर से हंस पड़ा। उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम मुझे जहर भी दोगी तो मैं पी लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हर रूप में, चाहे वो शुभराज हो या धारा, मेरे लिए सिर्फ सच्चा प्यार ही छुपा है। कमरे की रोशनी धीमी हो गई। इस तरह नफरत से शुरू हुआ सफर त्याग और हिम्मत के रास्तों से गुजरते हुए एक अटूट प्रेम कहानी बन गया। समय बहुत तेजी से बीता
और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। युगदीप का वो बड़ा बंगला, जो कभी शांत और अकेला हुआ करता था, अब हर समय बच्चे की हंसी और छोटे-छोटे कदमों की आवाज गूंजता रहता था। बगीचे में 2 साल का गोल-मटोल प्यारा सा बच्चा, जिसकी आंखें बिल्कुल युगदीप जैसी गहरी और मुस्कान धारा जैसी मासूम थी, गेंद लेकर भाग रहा था। अरे अरे छोटे महाराज, धीरे। दादी हाथ में छड़ी लिए उसके पीछे धीरे धीरे चल रही थी। दादी बॉल, छोटे आर्यन ने टूटे फूटे शब्दों में कहा और गेंद उनकी तरफ फेंक दी। युगदीप के डैड पास रखी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नजरें भी अपने पोते पर ही थी। देखिए न माँ, ये बिल्कुल युगदीप पर गया है, वही जिद, वही अंदाज। दादी ने आर्यन को गोद में उठाकर उसके गाल चूमे और हंसते हुए बोली, नहीं भाई, ये तो हमारी धारा बेटी की परवरिश है। देखो कितना समझदार है, वरना युगदीप तो इस उम्र में भी सबके सिर पर चढ़ा रहता था। ऊपर बालकनी में खड़े युगदीप और धारा ये प्यारा सा दृश्य देख रहे थे। युगदीप ने पीछे से आकर धारा के कंधों पर हाथ रखा, उसे अपने करीब कर लिया। धारा, जो पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांत लग रही थी, सुकून से युगदीप के सीने से लग गई। देखा धारा, इस छोटे से बच्चे ने पूरे घर को कैसे बदल दिया। युगदीप ने उसके सिर को चूमते हुए कहा। धारा मुस्कुराकर नीचे खेलते आर्यन को देखने लगी। सच कहा आपने, कभी कभी विश्वास नहीं होता। यही वो घर है जहाँ आते समय मुझे डर लगता था, कहीं मेरा राज खुल ना जाए। युगदीप ने शरारत से उसे अपनी तरफ घुमाया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, राज तो उसी दिन खुल गया था जिस दिन तुमने मेरे कंधे दबाए थे। सुबराज जी, तुम्हारे हाथों की वो नरमी मेरे लिए अजनबी नहीं थी। धारा शर्माकर नजरें झुका गई और युगदीप की शेरवानी के बटन से खेलने लगी। अच्छा, तो आप इतने समय से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। बेवकूफ नहीं बना रहा था, बल्कि तुम्हारे उस लड़कों वाले अंदाज का मजा ले रहा था। युगदीप ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हें पता है धारा, मैंने हमेशा औरतों से नफरत की, क्योंकि मेरी माँ मेरे पिता को छोड़कर चली गई थी। लेकिन तुमने मुझे सिखाया, जब एक औरत अपने परिवार के लिए खड़ी होती है तो वो दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन जाती है। धारा की आंखें चमक उठी। और आपने मुझे सिखाया कि एक सख्त इंसान के अंदर भी बहुत नरम दिल छुपा होता है, बस उसे समझने वाली नजर चाहिए। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भरा हुआ था। युगदीप ने धारा का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी के झूले पर बिठा दिया। लोग कहते हैं शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है हर दिन के साथ मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार होता जा रहा है। युगदीप ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा, जहां धड़कनें अब भी सिर्फ धारा के लिए तेज थी। धारा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, क्योंकि हमारी कहानी झूठ से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत दुनिया के सबसे खूबसूरत सच पर हुआ। नीचे से आर्यन की खिलखिलाहट सुनाई दी तो दोनों हंस पड़े। जिंदगी अब पूरी थी, प्यार गहरा था और युगदीप और धारा की कहानी नफरत से विश्वास और सच्चे प्रेम तक के सफर की एक खूबसूरत मिसाल बन चुकी थी। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।